हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और एनसीईआरटी के आज चैप्टर क्लास 9 के चैप्टर 9 को आज हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, जिसे इंग्लिश में ग्रेविटेशन कहते हैं। यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, जिसे स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं बहुत सारी यूपीएससी से जुड़ी हुई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी नॉलेज को शेयर करता हूं। आप उसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ इसके डिस्कशन ग्रुप के साथ जुड़कर आप अपने सवालों को मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूं कि मैं आपके उन सवालों का जवाब दे सकूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को। गुरुत्वाकर्षण, जिसे इंग्लिश में ग्रेविटेशन कहते हैं, आखिर ये ग्रेविटेशन होता क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। बिल्कुल सामान्य भाषा में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर सिर्फ आपके सामान्य विज्ञान यानी कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये आपको इसका आधार जो है, यानी इस चैप्टर से जो आपका आधार बनेगा, ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मेंस में आप लिखेंगे, जो स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे या मेंस में आएंगे, उनको सॉल्व करने और उनके कॉन्सेप्ट को, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को समझने में भी आपकी ये चैप्टर बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो एक बात बिल्कुल सामान्य भाषा में बता देता हूं, बहुत ही सिंप्लीफाई चीजें करके बता देता हूं, जिससे कि आपको ये गुरुत्वाकर्षण का बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ही ना रहे। देखिए, दुनिया में जो भी चीजें मौजूद हैं वो सब की सब पदार्थों से बनी हुई है। मैं भी किसी ना किसी पदार्थ से बना हूं, सामने रखी बोतल भी किसी ना किसी पदार्थ से बनी हुई है, ये मेज भी किसी ना किसी पदार्थ से बनी हुई है, ये पंखे भी किसी ना किसी पदार्थ से बने हुए हैं, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी किसी ना किसी बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, चंद्रमा, मतलब सब दुनिया में, ब्रह्मांड में जो भी चीजें मौजूद हैं वो किसी ना किसी पदार्थों से मिलकर बनी है। और जो ये पदार्थों से बनी हुई चीजें हैं, मैटर से बनी हुई चीजें हैं, इनके अंदर एक विशेष गुण होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ठीक है, आकर्षित करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अब ये जो आकर्षित करती हैं, जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, जिस फोर्स से एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, उसी बल को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बस सिंप्लीफाई इसको करके मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, आसान भाषा में बता दिया। तो अब आपके अंदर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या सर, मैं अगर हम लोग किसी पदार्थ से, आपने जैसे बताया कि पदार्थों से बने हुए हैं, तो क्या हम भी किसी चीज को आकर्षित करते हैं लगातार? बिल्कुल सर, आप भी पदार्थ से बने हैं और आप भी हर चीज को, अपने आसपास की चीजों को एक आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और आपके अंदर भी एक तरीके का गुरुत्व बल है, आपके अंदर भी एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी मदद से आप चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं या आप किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ये बात कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये जो आकर्षण बल है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के आप दिन प्रतिदिन में बहुत सारी चीजें अपने आसपास घटित होते हुए देखते हैं। आपने एक क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट का मौसम चल रहा है, आपने क्रिकेट की बॉल को उछाला, क्रिकेट की बॉल एक ऊंचाई पर गई और उसके बाद वो पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रही है। किसकी वजह से आ रही है? क्योंकि पृथ्वी जो है अपने उस आकर्षण बल, यानी अपने गुरुत्व बल, अपने गुरुत्वाकर्षण की मदद से उस गेंद को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, इसी वजह से वो नीचे आ रही है। तो यहां पर भी ये क्या हुआ? वही आकर्षण बल, वही गुरुत्वाकर्षण की वजह से गेंद जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, हम अगर मान लीजिए आसमान में, स्पेस में चले जाएं और स्पेस में जाने के बाद अगर हम वहां पे फ्री फॉल करें, यानी कि गिरने लगे, तो जो पृथ्वी अपनी उस हमको आकर्षित करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, वो भी किसकी वजह से? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। इसके अलावा जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। तो ये सब जो है वो हम लोग सब गुरुत्वाकर्षण के ही उदाहरण हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है ये बात आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सारी चीजें आपको, जो इसका बेसिक चीज है वो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब गुरुत्वाकर्षण, तो इसी चीज को यहां पर आगे बताया गया है, एनसीईआरटी में बताया गया है कि आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला। अब यहां पर क्या है कि सेब और चंद्रमा को आकर्षित,
पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच या आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो जो बात मैंने बताई वही एनसीईआरटी ने यहां पर लिख दी है। ठीक है, विश्व में क्या लिखा है, वस्तुओं के बीच या आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो ये आकर्षण बल होता है सर, जिसको आप कह रहे हैं कि मेरे और दूसरे मेरे अंदर भी वो बल है, ठीक है, मैं भी दूसरी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हूं, या मैं किसी की तरफ अगर आकर्षित हो रहा हूं, किसी भी वस्तु की तरफ या पिंड की तरफ आकर्षित हो रहा हूं, तो ये जो जिस बल के कारण हो रहा है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये तो आपने बता दिया। तो आखिर ये बल कितना लगता है, ये बल कितना लगता है, यानी कितने बल से हम एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैं किसी को आकर्षित करता हूं या कोई चीज मुझे आकर्षित करती है, तो आखिर कितने बल से इसको एक दूसरे को हम आकर्षित कर रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए गुरुत्वाकर्षण का एक सार्वत्रिक नियम दिया हुआ है। ठीक है, जिसको इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, जिससे F = G(m)(m)/d² है। अब इसमें क्या है, m क्या है, जैसे दो पिंड हैं एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो दो पिंडों में पहले पिंड का जो द्रव्यमान है वो मतलब एक कैपिटल M से लिखा हुआ है, दूसरा जो पिंड है उसका द्रव्यमान है वो स्मॉल m से लिखा हुआ है यहां पर, और d² d है इनके बीच की दूरी को हमने d से डिनोट किया है। ठीक है, और साथ ही साथ g जो है ये एक सार्वत्रिक नियतांक है, जिसका मान होता है 6.673 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो बात यहां पर यह आ जाती है कि ये g का मान है, और g का मान हमेशा नियत होता है। कहीं पर भी आप ये फॉर्मूला सेट करेंगे, यानी दो पिंडों के बीच में जिस गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, अगर आपको निकालना है तो इनका अगर आपको मास पता है, दोनों वस्तुओं का या दोनों पिंडों का अगर आपको द्रव्यमान पता है, मास को ही हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, तो दोनों का अगर आपको द्रव्यमान पता है, दोनों के बीच की दूरी पता है, और ये सार्वत्रिक जो नियतांक है ये बिल्कुल फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये आपको याद रखना होगा। आप इसकी मदद से, इनके द्रव्यमानों की मदद और इनके बीच की दूरी की मदद से आप इन दोनों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को या गुरुत्वाकर्षण बल को निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से आपको निकालना होता है, इसी को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बात बताई है, एनसीईआरटी ने बात बताई है कि आप अगर अपने मित्र के बगल बैठे हैं, मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ एक मेज पर बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो आप चाहें, आपको अपना द्रव्यमान पता है, दोस्त का द्रव्यमान पता है, दोनों के बीच की दूरी पता है, तो इस फॉर्मूले की मदद से g का मान हमेशा नियत होता है, ये चेंज नहीं होता है, वही होगा। तो इसकी मदद से आप क्या करिए, अपने जो दो दोस्त हैं इनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल को यानी गुरुत्वाकर्षण बल को आप निकाल सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, यही चीज इन्होंने लिखी है कि आप अपने तथा समीप बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का अभिकलन कीजिए। ठीक है, निष्कर्ष निकालिए कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते। अच्छा, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जो बल होता है आकर्षण, इसके बारे में, अच्छा, अगर हम एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, मान लीजिए दो दोस्त बैठे हुए एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो यह आकर्षण बल हमें महसूस क्यों नहीं होता है, हमें महसूस, ये क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई हमें महसूस क्यों नहीं होता। हमें महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि यह दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्सेस में होता है, सबसे कमजोर बलों में ये बल माना जाता है, ये आकर्षण बल माना जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया के सबसे कमजोर बलों में माना जाता है। तो ये इतना कमजोर होता है, जब आप निकालेंगे इसको तो ये इतना कमजोर बल होगा, इतना कमजोर होगा, इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो इतना वीक होगा कि वो चीज एक दूसरे आप महसूस नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो बल इतना कम होगा कि उस बल को आसानी से महसूस नहीं किया जा सकता। दूसरा, आप और आपका दोस्त लगभग सेम मास के होंगे, सेम द्रव्यमान के होंगे, समान द्रव्यमान के होंगे, तो जितना वो आपकी तरफ बल लगा रहा होगा उतना आप जो है वो उसकी आपकी तरफ जितना बल लग रहा होगा उतना बल उसकी तरफ भी लग रहा होगा। तो मामला क्या हो जाएगा कि जो बल आपका दोस्त आप पर लगा रहा होगा उतना ही बल लगभग उतना ही बल आप अपने दोस्त पर लगा रहे होंगे, तो दोनों बल इतने लगभग नलीफाई हो जाएंगे, लगभग बराबर हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो एक जो है वो आकर्षण बल जो है वो आप महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी जगह पर पृथ्वी क्योंकि बहुत बड़ी है, उसका मास, उसका द्रव्यमान बहुत बड़ा है, और आप जो है आपका कंपैरिजन में आपका द्रव्यमान उससे बहुत कम है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी तरफ जो पृथ्वी बल लगा रही है, अगर आप ऊंचाई से 10 मान लीजिए कि 1 मंजिले 2 मंजिले की उस पे चढ़ जाइए, घरों पे चढ़ जाइए और वहां पर खड़े
होकर अपने आप को फ्री फॉल करा दीजिए, गिरने लगिए, तो देखिए वो बल आपको महसूस होगा, पृथ्वी आप पर जो बल लगा रही होगी वो महसूस होगा और उस बल के कारण ही आप जमीन पर गिरेंगे, हो सकता है हड्डी पसली आपकी टूट जाए, तो वो बल महसूस होगा। क्यों बल महसूस होगा? क्योंकि पृथ्वी आपके कंपैरिजन में, अगर आपसे कंपेयर किया जाए तो बहुत ज्यादा उसका मास है और उस मास है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो बल आपकी तरह आपको आपके ऊपर लगेगा, पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल आप पर लगेगा, वो आपको महसूस होगा, क्योंकि एक का मास बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली दूसरे के मास से। मेरे मास से और पृथ्वी के मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, द्रव्यमान में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए वो बल मुझे महसूस होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मुझे महसूस होगा। लेकिन मेरे दोस्त का गुरुत्वाकर्षण बल मुझ में नहीं महसूस होगा, क्योंकि हम दोनों का लगभग द्रव्यमान क्या है, बराबर है, तो हम एक दूसरे को लगभग नलिफाई कर देते हैं, मतलब हम ना हमारा महसूस होता है उसको, ना उसका मुझे वो बल महसूस होता है। तो होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब एक चीज इन्होंने और भी बताई है एनसीईआरटी में, जिसे अभिकेंद्र बल कहा जाता है। तो यह अभिकेंद्र बल वृत्ताकार पथ में जब कोई चीज घूम रही होती है, कोई भी पिंड है वो किसी पिंड के चारों तरफ अगर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, तो क्या होता है कि जब इसके वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में एक बल हमेशा इसके केंद्र की ओर महसूस होता है, उसे एक बल हमेशा इसके केंद्र की तरफ महसूस होता है। तो इस बल को एक स्पेशल नाम देते हैं, इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो वृत्ताकार पथ में जब कोई चीज गतिशील होती है तो केंद्र की तरफ एक बल महसूस करती है, जो घूम रही हुई चीज होती है वो क्या करती है, एक बल महसूस करती है केंद्र की तरफ, जिसे हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। अगर यह अभिकेंद्र बल ना हो, अगर यह बल ना हो, यह आकर्षण बल ना हो, तो क्या हो कि वृत्ताकार पथ में ये घूमते हुए ये चीज क्या हो जाएगी, अगर ये बल ना हो, ये अट्रैक्शन ना हो, तो क्या हो, ये सीधी रेखा में कहीं बाहर चली जाएगी, इधर घूमते घूमते ऐसे सीधी रेखा में ऐसे चली जाएगी। तो ये जो कोई भी वृत्ताकार पथ में कोई भी पिंड अगर वृत्ताकार पथ में किसी पिंड का चक्कर लगा रहा है तो उसके लिए बहुत जरूरी है अभिकेंद्र बल का होना। अभिकेंद्र बल नहीं होगा तो ये वृत्ताकार में पथ में लगा रही वो पिंड का चक्कर काट रही जो चीज होती है वो ऐसे सरल रेखा में आगे बढ़ जाएगी, तो किसी वृत्ताकार कोई भी पिंड अगर किसी दूसरे पिंड का चक्कर वृत्ताकार पथ में लगा रहा है तो उसका एक मुख्य कारण जो है वो अभिकेंद्र बल है। क्या है? अभिकेंद्र बल है। तो यही बात यहां पर बताई गई कि जिस बल के कारण यह त्वरण होता है, जो वस्तु वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है वह बल केंद्र की ओर लगता है, इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। मतलब वही वाली बात बताई कि अगर चंद्रमा पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी का अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, अपने बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित किए हुए है और चंद्रमा जो है एक अभिकेंद्र बल के कारण ही जो कि उसके केंद्र की तरफ लग रहा है वो इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। अगर ये बल खत्म हो जाए तो क्या हो जाए, चंद्रमा जो है एक सरल रेखीय गति में कहीं भाग जाए, पृथ्वी को छोड़कर कहीं दूर निकल जाए। ठीक है, तो यही चीज बताई है। तो इसका मतलब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है उसका एक बहुत मुख्य कारण है अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल का एक तरीके से इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल का एक बहुत बड़ा कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये संभव हो पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो अभिकेंद्र बल भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम मैंने आपको बताया था, ठीक है, बताया था कि जो दो चीजें हैं, दो पिंड हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसके अनुप्रयोग कहां कहां पे, इसके महत्व कहां कहां पे आपको पता है। फिर भी एक बार एनसीईआरटी में लिखा है तो इसको बता देता हूं। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला जो बल होता है वो यही गुरुत्वाकर्षण बल होता है और इसी सार्वत्रिक नियम के हिसाब से जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है जिससे हम एक दूसरे को एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है, इसी के कारण हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं। ठीक है, हम पृथ्वी को छोड़कर अगर ये बल ना हो तो हम ब्रह्मांड में कहीं और निकल जाएं। ठीक है, निकल जाएं। तो पृथ्वी से जो हम बंधे हैं वो इसी बल के कारण है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के कारण ही है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है वो भी इसी के कारण है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो गति हो रही है वो भी इसी के कारण है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा जो आता है, ठीक है,
जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ज्वार भाटा कैसे उठता है, किस तरीके से उठता है समुद्र के पानी में, तो वो भी तो चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा समुद्रों में उत्पन्न होता है वो भी इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये सब उसके महत्व हैं, उसके अनुप्रयोग हैं। ठीक है, अब बात आती है मुक्त पतन यानी फ्री फॉल की बात यहां पर की जा रही है। अब फ्री फॉल की बात अगर की जा रही है तो इसे भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। अब ये जो पृथ्वी है, ये इस पर कोई चीज ऊपर से गिराई जाए या मान लीजिए उछाल कर फिर वो नीचे की तरफ आ रही है, तो कोई भी मान लीजिए कोई भी चीज ऊपर से गिराई जाए तो वो लगातार नीचे की तरफ आती है। अब हमेशा याद रखिएगा, पृथ्वी का जो सबसे ज्यादा गुरुत्व बल होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, वो उसकी सतह पर होता है। तो सबसे ज्यादा जो गुरुत्व बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो कहां पर होता है? सतह पर होता है। तो जैसे जैसे ये सतह के करीब आएगी, ठीक है, ये बल ज्यादा लगेगा, इस पर ये बल ज्यादा महसूस होगा, और जब ये बल ज्यादा महसूस होगा तो ये नीचे की तरफ आते वक्त इसका जो वेग है उसमें लगातार परिवर्तन आता जाएगा, लगातार परिवर्तन आता जाएगा, यानी इसके वेग में लगातार बढ़ोतरी होती जाएगी। और वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? पहले भी मैंने आपको क्लासेस में पढ़ा दिया है। वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं। तो त्वरण, एक्सेलरेशन जिसे बोलते हैं, वो किसकी वजह से होता है? यहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग में जो लगातार परिवर्तन हो रहा है, वेग में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। और यहां पर ये जो त्वरण, कोई भी चीज अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं या कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ यानी पृथ्वी की तरफ आ रही है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके लगातार वेग में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि वेग में परिवर्तन होता रहता है। और वेग में परिवर्तन को त्वरण बोलते हैं। किसके कारण हो रहा है? गुरुत्व के वजह से हो रहा है। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। इसे किस नाम से जाना जाता है? गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गिरने वाली जो मुक्त पतन कर रही है, जो नीचे गिर रही है चीज, इसके लगातार वेग में परिवर्तन होता है। और जब लगातार वेग में परिवर्तन होता है तो वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है मुक्त पतन करती हुई चीज में, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। होप कि ये बात बिल्कुल अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। अब ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी। ठीक है, जो छोटा जी होता है उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो मात्रक, इसका जो त्वरण है और वही जो त्वरण है, और इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसे डिनोट किया जाता है, इसके मात्रक की तरीके से। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब अगर पृथ्वी के लिए हम देखें कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, उसका मान क्या होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर हम पूरा कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन में आपको नहीं जाना है, ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, जी का मान जो होता है, यानी स्मॉल जी का गुरुत्वीय त्वरण, जिसको मैंने अभी आपको समझाया, उसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। कहीं पर भी कोई भी फॉर्मूला लगे, कोई भी चीज निकालनी हो, तो आप जी का मान क्या रखेंगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की वजह से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है, जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसका मान जी होता है, जी से डिनोट किया जाता है। उसका मान 9.8 मीटर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने जैसे बताया कि पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगता है। अगर सतह से ऊपर की तरफ जाएंगे गुरुत्वाकर्षण कम होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तब भी गुरुत्वाकर्षण कम होगा। और सबसे ज्यादा पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, बिल्कुल बात क्लियर हो गई। ठीक है, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा सतह पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, तो पृथ्वी की सतह में भी सबसे ज्यादा कहां गुरुत्वाकर्षण होता है? तो याद रखिएगा, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है। ध्रुवों पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है, और सबसे कम गुरुत्वाकर्षण, यानी पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, और पृथ्वी की सतह में भी कहां पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण? पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, और सबसे कम गुरुत्वाकर्षण विषुवत रेखा पर पाया जाता है। ठीक है, ये जो विषुवत रेखा होती है, इस पर सबसे ज्यादा जी का मान जो होता है वो सबसे कम जो है यहां पर मौजूद होता है। तो इसलिए जी की वैल्यू सबसे ज्यादा यहां होगी, और मतलब ध्रुवों पे होगी, और यहां पर सबसे कम होगी।
होगी। तो वही बात यहां पर बताई कि पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास जी के मान को लगभग हाँ, लेकिन तो ये बात इन्होंने बता दी। अब आप कहेंगे सर तो फिर यहां का मान अलग हो जाएगा। अलग होता है लेकिन बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसलिए हम लोग जो मान मानते हैं, जी की जो वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू लेते हैं, जो जी का मान लेते हैं, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के हिसाब से ही लेते हैं। उसमें आप चाहे ध्रुवों पे निकालिए, चाहे विषुवत रेखा पे निकालिए, कहीं पर निकालिए, वही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से ही लेते हैं। क्योंकि यहां पर और यहां पर जो डिफरेंस होगा वो इतना माइनर, इतना थोड़ा होगा, इतना जरा होगा कि उसको हम लोग लगभग नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको नगण्य मान लेते हैं और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अगर हमारी पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जो जी की वैल्यू होती है या गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो कहां पर लगता है, तो आप बताएंगे यहां पर ध्रुवों पर, और सबसे कम जो है वो विषुवत वृत्त की पर लगता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये सारी चीजें। तो अब यहां पर कुछ इन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति के कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये बस याद रख लीजिए, कहीं पर ये कैलकुलेशन नहीं आती है। ठीक है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव से, मतलब पृथ्वी के जो गुरुत्वीय बल है उसके प्रभाव से जो गति होती है, वस्तुओं की गति होती है, उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो ये दिए हुए हैं। ये आप चाहें तो याद कर लें, वैसे कहीं पर कैलकुलेशन के लिए नहीं आता, फिर भी आपको जब पढ़ रहे हैं तो इस देख लीजिए। तो वी आपको पहले की कक्षाओं में मैंने सब बता दिया। वी जो है वो आपकी जो फाइनल जो वेलोसिटी होती है, जो लास्ट में जो आपकी का वेग होता है, अंतिम वेग होता है। यू जो है प्रारंभिक वेग होता है। ए जो है एक्सेलरेशन होता है, यानी अगर यहाँ पे जी भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आप कहाँ पे मैटर ले रहे हैं। टी फॉर टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पर दूरी निकालने के लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी आपको पता ही है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा फॉर्मूला है जिसमें जो है वो जो अंतिम वेग होता है। ठीक है, अंतिम वेग और फिर इसके बाद प्रारंभिक यू प्रारंभिक वेग, और 2as जो है वो ए जो है एक्सेलरेशन, एस जो है वो दूरी होती है। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं, ये आपके उस पर नहीं पूछी जाती हैं, फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया कि ये सारी चीजें क्या हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें जानने के बाद हम लोग आते हैं द्रव्यमान पर, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, इसमें डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए, द्रव्यमान जो होता है ब्रह्मांड में, मैंने जैसा सब कुछ बात बताई कि ब्रह्मांड में जो वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं हमारे आसपास चीजें दिखाई पड़ रही हैं, जो भी मैटर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, वो जो भी चीजें हमें आसपास दिखाई पड़ रही हैं, या हमारे ब्रह्मांड में चीजें, जो भी ग्रह नक्षत्र कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, सब के सब जो है वो किससे बना हुआ है, मैटर यानी पदार्थ से बना हुआ है। और पदार्थ का एक गुण होता है, एक इनिशियल गुण, कोई भी पदार्थ इस ब्रह्मांड में मौजूद है उसका एक कह सकते हैं एक मतलब निश्चित गुण होता है, जिसे हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। तो ये जो द्रव्यमान होता है, ये किसी भी पदार्थ का, इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले किसी भी पदार्थ का एक नियत गुण है। ठीक है, एक नियत गुण है जिसे हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का, ब्रह्मांड में द्रव्यमान जो है वो बदलता नहीं है। मतलब मैं जो हूं बहुत सारी पदार्थों से मिलकर बना हूं। आपको पता है मेरे शरीर के अंदर जो है वो कार्बन भी है, मेरे शरीर के अंदर हाइड्रोजन भी है, मेरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन भी है, मेरे शरीर के अंदर लोहा भी है, मेरे शरीर के अंदर जो है वो आपका फास्फोरस भी है। तो मैं बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना हुआ हूं, मेरा शरीर बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर मैं भी किसी ना किसी पदार्थ से बना हुआ हूं। अब मामला यहां पर आ जाता है कि मैं पदार्थों से बना हुआ हूं, तो मेरा हर पदार्थ का द्रव्यमान होता है। कुछ द्रव्यमान कार्बन का भी होगा, कुछ द्रव्यमान जो है वो ऑक्सीजन का भी होगा, कुछ द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन का भी होगा। तो सबका मिला जुला द्रव्यमान मेरा है इस वक्त। तो मेरा जो द्रव्यमान अगर मान लीजिए कुछ भी है, 5 किलोग्राम मेरा द्रव्यमान है, तो ये जो 5 किलोग्राम है, ये ब्रह्मांड में मैं किसी भी जगह पे पहुंच जाऊंगा, मेरा द्रव्यमान यही रहेगा, निश्चित रहेगा, यह बदलेगा नहीं। द्रव्यमान नहीं बदलता, क्योंकि द्रव्यमान किसी भी वस्तु का, किसी भी पिंड का मूलभूत गुण है, वो चेंज नहीं होता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, वो जिन पदार्थों से मिलकर चीज वो बनी होती है, उसका वो कैलकुलेटिव यानी कि मिला जुला जो है वो द्रव्यमान जो है मौजूद होता है, और वो कभी भी चेंज नहीं होता है। बात समझिएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान मेरा कहीं चेंज नहीं होगा। ठीक है, द्रव्यमान के हमारा चेंज नहीं होगा। तो द्रव्यमान के बारे में यहां पर बताया गया है
किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। हमने यह भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान हो उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। जड़त्व को आपको पहले पढ़ ही चुके हैं पिछली क्लासेस में। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। ठीक है, तो मैंने इसको और आसान करके बता दिया आप लोगों को कि देखिए मैं किसी पदार्थ से बना हुआ हूं, बहुत सारे पदार्थों का मिली जुली पदार्थों से मिलकर बना हुआ हूं, तो मेरा अपना एक मास होगा, एक द्रव्यमान होगा और यह निश्चित होगा, यह ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं बदलेगा, द्रव्यमान में कोई चीज नहीं आएगा। तो फिर सर चेंज क्या आता है? जो कहते हैं किलोग्राम हमारा यहां पर इतना है तो मंगल पर हम इतने किलोग्राम के हो जाएंगे, वहां पर चंद्रमा पर इतने किलोग्राम है, वो क्या होता है? वो एग्जैक्टली द्रव्यमान नहीं बदलता, भार बदलता है। और भार डिपेंड करता है, भार एक तरीके का क्या है? एक तरीके का फोर्स है। ठीक है, एक फोर्स है, एक बल कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं, इसको फोर्स कह सकते हैं या बल कह सकते हैं, एक तरीके का बल है। तो ये जो फोर्स हमारे ऊपर, ये जो बल होता है, जो किसकी वजह से डेवलप होता है? ग्रेविटी के कारण होता है, ग्रेविटी की वजह से। यानी कहीं पर भी आप मौजूद हैं, अगर पृथ्वी पर मौजूद हैं, तो उसके जी की वैल्यू पर डिपेंड करता है आपका भार, आपका वेट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेट। ये वेट जो है वो बदल जाता है। ये बदलता क्यों है? क्योंकि ये ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, उसके जी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी पर हम मौजूद हैं, तो यहां पर जो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब यहां पर जो, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, यानी कि इस भार का जो फॉर्मूला होता है, ये एक तरीके का मैंने बताया ना, फोर्स है और फोर्स है, तो फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? F इज इक्वल टू एम ए। एम क्या है? द्रव्यमान है, ए मतलब एक्सेलरेशन है। अगर हम इसको जी के हिसाब से निकालें, यानी ग्रेविटी के हिसाब से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है ना, त्वरण है। और तो यहां पर क्योंकि हम लोग ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, यहां पे हम गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं, तो ए की जगह पे हमने जी ले लिया, यानी गुरुत्वीय। यहां पे त्वरण है, एफ मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू ए। एम का मतलब द्रव्यमान, ए का मतलब एक्सेलरेशन। क्योंकि हम यहां पर भार भी एक तरीके का फोर्स है, एक तरीके का बल है, और इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे? मास तो नहीं बदलेगा, वो तो अलग चीज है, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन की जगह पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण को ले लेंगे। यहां पर सामान्य त्वरण लिया हमने फॉर्मूले, यहां सामान्य त्वरण की जगह पर हम लोगों ने गुरुत्वीय त्वरण रख दिया। तो गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, तो अब फार्मूला क्या बन गया? F इज इक्वल टू mg। तो अगर आपको भार निकालना है, तो भार किसी वस्तु का अगर भार निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, m इंटू जी। m का मतलब मास, जो कि नियत है, वो जो बदलेगा नहीं, वो स्थिर होता है। g यानी कि जी जो है, यानी कि उस जगह की गुरुत्वीय त्वरण है जहां पर आप मौजूद हैं, जिस ब्रह्मांड के जिस ग्रह पर मौजूद हैं, उसका गुरुत्वीय त्वरण है। तो इससे, इसकी वैल्यू से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वहां पर भार आ जाएगा। तो मान लीजिए यहां पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन इसका 1/6 होती है, यानी कि उसकी जी की वैल्यू जो है वो चंद्रमा पर 1/6 होती है। चंद्रमा पर इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू 1/6 यानी 1/6 है। किसकी? पृथ्वी पर जो जी की वैल्यू है उसका 1/6 चंद्रमा पर है। ठीक है, 1/6। तो मान लीजिए कि आपका यहां पर जो है, अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें, तो आपका जो है वो 60 किलोग्राम जो है, अगर मान लीजिए मास आ जाता है, वैसे तो ये न्यूटन में निकाला जाएगा, लेकिन हम लोग एक सामान्य भाषा में जो बोलते हैं वो किलोग्राम से। तो अगर यहाँ पर आपका पृथ्वी पे 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम अगर आपका भार है, तो आप अगर चंद्रमा पे चले जाएंगे तो वहां पर जी की वैल्यू क्योंकि 1/6 है, तो क्या हो जाएगी? वो 1/6 हो जाएगी। यानी वहां पर आप क्या हो जाएंगे? वो सिर्फ आप 1/6 यानी कि सिर्फ 10 किलोग्राम के वहां पर आपका जो वेट होगा, वहां पर भार जो होगा वो 10, लेकिन आपका मास नहीं बदलेगा, आपका मास नहीं बदलेगा। ठीक है, तो वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। वेट वही जो फोर्स है उसी को हम लोगों ने वेट, क्योंकि वो एक वेट जो है, भार जो है वो एक तरीके का मास ही, फोर्स ही है। तो वेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? m इंटू जी। ठीक है, वेट निकालने का फॉर्मूला m इंटू जी। तो यहां पर इसका एसआई मात्रक जो होगा वो न्यूटन होगा, लेकिन सामान्य भाषा में हम इसे किलोग्राम से व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि सब जगह सामान्य ही होता है, तो हम इसे किलोग्राम से में व्यक्त कर देते हैं। हम अक्सर जो है द्रव्यमान और भार को हम एक दूसरे का ही मतलब वो करके पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली भार अलग चीज होती है, द्रव्यमान अलग चीज है। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं, भार बदलता है। किसी पिंड पर कहीं पर भी आप जा रहे हैं, तो पृथ्वी पर है तो आपका भार कुछ अलग होगा, चंद्रमा पर आपका भार अलग होगा, मंगल पर भार अलग होगा, क्योंकि वो भार जो डिपेंड करता है उसकी जी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। कहीं पर कम होगा, कहीं पर ज्यादा होगा, वो डिपेंड करेगा वहां की जी की वैल्यू पर। ठीक है, वैल्यू पर। तो इसको तो अगर व्यक्त करना चाहिए तो न्यूटन में
यूनिट से व्यक्त करना चाहिए, लेकिन हम सामान्य भाषा में पृथ्वी पर उसे हम किलोग्राम से ही व्यक्त कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती होता है, अर्थात w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मतलब हम जो है वो भाई पृथ्वी पर जो है लगभग g की वैल्यू समान है, तो हम उसे फिर वो कर देते हैं, नलिफाई कर देते हैं, और फिर जो उसका मास हम हर जगह पर उसको किलोग्राम से ही व्यक्त करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए रियल में, अगर उसका मात्रक देखा जाए अगर भार का, तो भार का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि द्रव्यमान क्या होता है, वो स्थिर होता है, लेकिन भार हर जगह बदलता रहता है, क्योंकि भार जो है वो जी पर डिपेंड करता है। तो मेरा पृथ्वी पर जो भार होगा उससे बिल्कुल अलग भार जो है वो कहां पर होगा, चंद्रमा पर होगा, मंगल पर होगा। लेकिन मास जो है यानी द्रव्यमान पृथ्वी पर भी वही होगा, चंद्रमा पर भी वही होगा, मंगल पर भी वही होगा। ये आपको समझने वाली बात आपकी यहां पर है, ठीक है। अब यही चीज इन्होंने यहां पर लिखाई है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होता है, तो यहां पर 1/6 इसका पृथ्वी पर भार, यानी कि अगर मान लीजिए कि 1/6 है, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया था कि अगर 1/6 है तो आपने मान लीजिए 60 किलोग्राम के हैं, तो फिर आप उसी फॉर्मूले से आप 10 किलोग्राम का आपका 10 किलोग्राम का लगभग जो आपका भार होगा वो चंद्रमा पर होगा, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। तो पृथ्वी और चंद्रमा में ये डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर हाँ, अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, भार समझ में आ गया, द्रव्यमान समझ में आ गया, भार और द्रव्यमान के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। और पृथ्वी पर जो भार होगा उससे बिल्कुल 1/6 जो भार होगा वो कहाँ होगा, चंद्रमा पर होगा। और ऐसे ही अगर आप मंगल का पता कर लें तो मंगल पर भी निकाल सकते हैं अपना भार, लेकिन द्रव्यमान में चेंज नहीं होगा। अब जो आगे की चीज़ एनसीईआरटी कहती है वो प्रणोद के बारे में बताती है। प्रणोद क्या होता है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। यानी लंबवत अगर किसी भी वस्तु पर कोई बल लग रहा है, ठीक है, वस्तु की सतह पर लंबवत जो बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, ठीक है, प्रणोद कहते हैं। और फिर कहा गया है कि प्रणोद का प्रभाव उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर कि वह लगता है। प्रणोद का जो प्रभाव होता है, यानी लंबवत कोई बल लग रहा है किसी चीज पर, तो उसे कहा जाएगा कि कोई भी वस्तु किसी सतह पर, कोई भी वस्तु किसी भी सतह पर जो लंबवत बल लगा रही है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। और प्रणोद का जो प्रभाव होता है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है उस पर निर्भर करता है कि कहां पर वो बल लग रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को दाब कहते हैं। अगर प्रति एकांक क्षेत्रफल, अगर कोई एक प्रति एकांक क्षेत्रफल है, उस पर लगने वाले प्रणोद को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग दाब कहते हैं। तो प्रणोद क्या होता है, लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को हम लोग प्रणोद कहते हैं। और उसके और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम लोग दाब कहते हैं। तो दाब का फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रणोद बटे क्षेत्रफल हो जाता है। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके काम की है, ये फॉर्मूला वगैरह तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि भाई कोई भी चीज, अगर हम मान लीजिए कहीं रेत में खड़े हैं, ठीक है, रेत में खड़े हैं, तो रेत में हम अगर सीधे खड़े हो जाएंगे तो रेत में हो सकता है धीरे धीरे हम धंस जाएं थोड़ी देर के बाद, ठीक है। और अगर उसी जगह पर हम रेत पर लेट जाएं तो हम नहीं धंसेंगे। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जो आपका प्रणोद का प्रभाव उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी जो प्रणोद है, जो लंबवत बल लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ, अगर आपने ऐसे खड़े हो गए तो आपका जो क्षेत्रफल है वो घट गया, यानी कि आप बहुत कम क्षेत्रफल को लेकर खड़े हैं, की जगह पे खड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो मेरे प्रणोद का प्रभाव होगा वो बहुत ज्यादा लगेगा एक पर्टिकुलर एरिया में, क्षेत्रफल बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, दाब इतना ज्यादा अधिक हो जाएगा कि वो दाब
रेत पर ज्यादा लगेगा और दाब में हम उसी दाब की वजह से रेत जो है धंसती चली जाएगी और हम भी उसके अंदर धंसते चले जाएंगे। लेकिन उसी जगह पर हम लेट गए, लेटने से क्या हुआ, हमने हमारा जो भार था, हमारा जो कह सकते हैं प्रणोद था, वो तो वही रहा, लेकिन हमारा क्षेत्रफल जो है वो बढ़ गया। लेटने की वजह से हम काफी बड़ा एरिया में लेट गए तो हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया, प्रणोद वही रहा। तो प्रणोद का जो प्रभाव होगा उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ गया, प्रणोद वही रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से दाब जो होगा वो कम लगेगा। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से दाब कम लगेगा, जिसकी वजह से हम रेत में आसानी से धंसेंगे नहीं। तो यही चीज यहां पर बताई है कि रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। इस प्रकार प्रणोद तथा क्षेत्रफल के एसआई मात्रक ये बताया गया, सम्मान में दाब के दिया गया। तो ये दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, ये सब आप स्टेट वगैरह के लिए याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वगैरह है। तो ये सारी चीजें। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई अगर जो हम रेत में खड़े रहते हैं और रेत में जब खड़े रहते हैं तो रेत में खड़े रहने से हम रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर रेत में नहीं धंसते। तो क्यों होता है, क्योंकि प्रणोद का प्रभाव जो होता है वो खड़े होने की स्थिति में ज्यादा हमें असर करता है, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल कम होता है और लेटने पर वो क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका प्रभाव कम देखने को मिलता है, दाब कम लगता है, जिसकी वजह से हम धंसते नहीं है। यही चीज यहां पर बताई है। ठीक है, तो होप कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रणोद क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया कि लंबवत लगने वाला, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर उत्प्लावकता, ठीक है, उत्प्लावकता क्या होती है ये पानी वाले उसमें बताया गया है कि उत्प्लावकता क्या होती है। तो अब सीधी सी बात है कि यहां पर बड़ी इस चीज को समझिए, इसकी लाइन से समझिए कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे के कोई भी पानी में अगर किसी बोतल को हम लोग डुबोते हैं तो क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बोतल पर नीचे की दिशा में बल लगता है। मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, मान लीजिए ये पानी है। अब इस पानी पे हमने क्या किया, एक बॉटल जो है वो ऐसे कर दी, तो क्या होगा कि एक बल जो है ये बोतल नीचे की तरफ लगाएगी और वैसा ही बल जो है एक पानी जो है वो बोतल की पर ऊपर की तरफ लगाएगा। तो उसी की यहां पर बात हो रही है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में बल लगाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वो अपनी तरफ खींचता है इस बोतल को, ठीक है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में बल लगाता है, इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खींचती है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, अट्रैक्शन के कारण ये बल जो है नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, पानी की तरफ लग रहा है, ठीक है, जिससे जो है वो जो बोतल है वो नीचे की तरफ खींच रही है। लेकिन पानी जो है जिसके अंदर ये बोतल डूब रही है, बोतल के ऊपर की दिशा में धकेली जाती है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बल जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा है, जिससे कि बोतल जो है वो पानी के ऊपर एक बल लगा रही है, और वैसा ही अपोजिट बल, ठीक है, पानी जो है वो ऊपर की तरफ लगा रहा है, ऊपर की तरफ लगा रहा है उस बोतल पर, ठीक है, बोतल पर। तो वही चीज यहां पर लिखी है कि हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल इसके भार से अधिक है, इसलिए छोड़ने पर यह ऊपर की ओर उठती है। मतलब ये इनका कहना है कि एक बल जो है वो मतलब एक बल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ लगा है गुरुत्वाकर्षण के कारण, और एक बल जो है वो पानी लगा रहा है ऊपर की तरफ लगा रहा है। ये दोनों बल इस पर काम कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो कंपैरेटिवली जो इसका ऊपर की तरफ बल, यानी पानी जो ऊपर की तरफ, अब इससे क्या कहते हैं इसे आगे मैं बताऊंगा, जो पानी जो है ऊपर की तरफ जो बल लगा रहा है, अगर ये बल ज्यादा हो जाए और ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो नीचे की तरफ बोतल आ रही वो बल जो है वो कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बोतल जो है वो डूबेगी नहीं बल्कि तैरती रहेगी। लेकिन इसी जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगने लगे, ठीक है, ये पानी के अंदर ये जो बोतल है ये खाली बोतल ना होकर इसके अंदर पानी भर दिया जाए तो इसका भार बढ़ जाएगा, और जब भार बढ़ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ ज्यादा भार लगा देगी और इसके जो पानी इस पर बल लगा रहा है वो कम हो जाएगा, तो ये बोतल डूब जाएगी। वही चीज यहां पर बताई है कि अतः बोतल की ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल इसके भार से
अधिक है, ठीक है, इसलिए छोड़ने पर यह ऊपर उठती है। बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा। इसे नीचे की दिशा में लगने वाले एक बाहरी बल को लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल तथा बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। मतलब ये तो अलग चीज है। तो वो चीज जो मैं आपको बता रहा था कि अगर ये ऊपर मतलब जो बल ज्यादा कारगर हो जाएगा वो ही उसके ऊपर प्रभावित होगा। अगर इसका भार ज्यादा हो जाए इस बोतल का और गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो जाए, जो बल पानी इस पर लगा रहा है, तो ये डूब जाएगी। और अगर ये बल ज्यादा है, पानी द्वारा लगाने वाला बल ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में बोतल तैरती रहेगी। अब इसे एग्जैक्टली बोलते क्या है, यही चीज आगे यहां पर बताई है कि बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला, अब जो पानी की ओर, पानी जो है ऊपर की तरफ जो बल लगा रही थी, पानी जो है जो ऊपर की तरफ बल लगा रहा था, बोतल की तरफ ऊपर से जो बल लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था नीचे की तरफ, लेकिन नीचे पानी जो ऊपर की तरफ, बोतल की तरफ जो बल लगा रहा था, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ही उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो वो जिस बल के कारण वो बैलेंस बना हुआ था, बोतल डूब नहीं रही थी, तो वो बल जो पानी लगा रहा था बोतल पर, उसे ही क्या बोल देंगे, उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो लग रहा था वो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, नीचे से ऊपर की तरफ जो पानी लगा रहा था बल उस बोतल की तरफ, तो उसे हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। तो बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। होप कि ये बात 100% अब आपको क्लियर हो गई होगी। वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल काम करता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, उत्प्लावन बल किस पर डिपेंड करेगा, यानी ये जो बल लग रहा है पानी द्वारा या किसी भी तरल द्वारा जो किसी भी बॉडी पर लगता है, ये उसके घनत्व पर डिपेंड करेगा। ठीक है, घनत्व पर डिपेंड करेगा। अगर ये घनत्व की बात घनत्व पर डिपेंड करेगा। और फिर इसी वजह से एक उदाहरण बहुत ही पॉपुलर है जो अक्सर पूछा जाता है कि कील डूब जाती है, कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है, पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाती है जो इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है, इसलिए यह डूब जाती है। तो यह अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कील तो डूब जाती है लेकिन जहाज जो है वो पानी में नहीं डूबती, जबकि दोनों लोहे की बनी है। तो बात यह होती है कि वही प्रणोद वाली बात हो जाती है कि कील जो है उसका नुकीला सिरा होता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर क्षेत्रफल, वो कम क्षेत्रफल को घेर रही है, तो ऐसी कंडीशन में दाब ज्यादा लगता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो ज्यादा यहां पर महसूस होगा और फाइनली जो है वो कील डूब जाएगी। लेकिन वही लोहे से बनी हुई जहाज जो होती है उसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, तो वो जो दाब होता है वो कंपैरेटिवली जो है वो उतना नहीं हो पाता है जितना कि डूबने के लिए जरूरी होता है। इसी वजह से क्या होता है कि वो जहाज जो है वो पानी में तैरता रहता है। ठीक है, तो पानी में तैरता रहता है। तो ये बहुत ही जैसे कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, ऐसा उनके घनत्वों में अंतर के कारण होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। वही है ना, आयतन जो है वो कम है जो कील का, जहां पर वो दाब लगा रहा है, तो इसकी वजह से कील डूब जा रही है, जबकि कार्क का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम है। इसका अर्थ है कि कार्क पर पानी का उत्प्लावन बल कार्क के भार से अधिक है, इसलिए यह तैरता रहता है। ठीक है, तो उसका घनत्व, क्योंकि कार्क जो है वो उसका भार जो है कंपैरेटिवली बहुत कम है और वो उसका एरिया भी ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा यानी क्षेत्रफल भी ज्यादा है, तो क्षेत्रफल भी ज्यादा है, उसका भार भी कम है, तो उसका घनत्व कंपैरेटिवली कम हो गया, इसी वजह से वो तैरती है। इसका अर्थ है कि कार्क पर पानी का उत्प्लावन बल कार के भार से अधिक है, इसलिए तैरता है। कार का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, ठीक है, इसलिए वो तैरता है, जबकि कील का घनत्व अधिक है इसलिए वो डूब जाती है। ठीक है, हो जाती है। तो ये यहां पर बताया। इस प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं, अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, तो याद रखना है क्या है कि द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं। याद रखिएगा, द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। यह पॉइंट आपको याद रखना है। जिस चीज का घनत्व ज्यादा होगा पानी के घनत्व से या उस द्रव पे जिसमें वो चीज डुबाई जा रही है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाएंगी। ठीक है, और अगर कम होंगी तो वो उस पर तैरती रहेंगी। इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। और घनत्व तो आपको पता है कि उसके जो है आपके क्षेत्रफल पर, यानी उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहा जाता है उसके क्षेत्रफल। अब ये यहीं पर आ जाता है एक चीज की आर्किमिडीज
किसका सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत आ जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है यही इसी उत्प्लावकता को लेकर है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, याद रखिएगा, बस एक लाइन में समझ में आ जाएगा, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है। ठीक है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण रूप या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, मान लीजिए एक बोतल ले लीजिए और पानी में आप उसको डुबोने लगिए, ठीक है, उसको डुबोने लगिए, तो एक बल, वही उत्प्लावन बल जो होता है, उसके कारण उस पर एक बल नीचे से ऊपर की तरफ उसे महसूस होता है। तो जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल, जो जब वस्तु को आप डुबो रहे हैं तो उसके द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो वो जो बल आप महसूस करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, याद रखिएगा, जो नीचे से ऊपर की तरफ आप बल महसूस करते हैं, वो बल, ठीक है, वो बल जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो आप बल महसूस कर रहे हैं, वो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल, जब आप किसी चीज को डुबोएंगे तो वहां पे जो तरल होगा वो थोड़ा सा हटेगा, ठीक है, वहां से डिस्प्लेस होगा, तो जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो जो बल नीचे से आप महसूस कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, वो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर, जो जितना पानी वहां से डिस्प्लेस करेगा उसके भार के बराबर होता है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है। अब यह बल कितना होता है? यह उतना होता है जितना वो जो वस्तु जब उस पानी में डुबोई गई थी तो जितना पानी उसने वहां से हटाया था, जितना द्रव वहां से हटाया था, उस जितने भार का द्रव वहां से हटाया था, उस भार के बराबर वो बल महसूस होगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर, इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत पर, यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही जलयान जो है वो जलयान बनाए जाते हैं। ठीक है, पनडुब्बियों का डिजाइन बनाया जाता है। इसी के सिद्धांत पर जो है वो दुग्ध मापी, यानी कि दूध जो है वो शुद्ध है कि नहीं है, कि उसमें कोई इंप्योरिटीज तो नहीं मिली हुई, इसमें पानी कितना मिला हुआ है, कितना पानी नहीं मिला हुआ है, तो दुग्ध मापी द्वारा दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर होता है जो द्रवों के घनत्व को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो पनडुब्बियों, जलयानों, इन सब का, इन जलयानों को जो के डिजाइन को बनाया जाता है आर्किमिडीज के सिद्धांत को देखते हुए। साथ ही साथ दुग्ध मापी, जिसमें हम दूध के इंप्योरिटीज यानी कि उसकी अशुद्धता की माप करते हैं, वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोमीटर, जिससे द्रवों के घनत्व को मापते हैं, वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया, डिटेल्स में समझने की कोशिश की, सामान्य भाषा में मैंने सब बताने की कोशिश की। होप कि ये चैप्टर, ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आगे की नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।